हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा की तिथि सुनिश्चित की जा चुकी है, जो कि दिसंबर के लास्ट वीक से होना प्रारंभ होंगी। एक लेटेस्ट अपडेट है फ्रेंड्स, रेलवे ने अपने एडमिट कार्ड्स की डिटेल्स नोटिफाई कर दी है। आप जाकर के सभी रेलवे की वेबसाइट पर जाकर के आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम की सिटी और डेट को देख सकते हैं। जिसका भी एग्जाम 13 जनवरी तक होना है 28 दिसंबर से, उन सभी को एडमिट कार्ड अभी मिल जाएंगे। और जिनका नहीं होगा उनके लिए एग्ज़ाम की जो सिटी है क्वेश्चन, वो आपको कुछ दिनों के बाद 13 जनवरी के बाद से आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो जीके के हैं उन्हें बनाया है, और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे आज के सेशन की तरफ। दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2015 को जारी हुई मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान था? ऑप्शन ए है 188, ऑप्शन बी 130, ऑप्शन सी 151, ऑप्शन डी 105। आंसर बताइए फ्रेंड्स कमेंट करके हमें। दोस्तों, जो इसका आंसर है वो है 130। 2015 में भारत का जो स्थान रहा था वो 130 नंबर पर था, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, 2020 में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान रहा है? आप हमें कमेंट करके आंसर बताइए। फ्रेंड्स, मानव विकास सूचकांक का 2020 के अनुसार जो भारत का स्थान रहा है वह रहा है 131। और फ्रेंड्स, मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है? तो वह जारी करने वाला है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट को बनाने का जो आधार है फ्रेंड्स, वह किसी भी देश की औसत आयु, शिक्षा और आय को इसका प्रमुख आधार माना जाता है। और फ्रेंड्स, जो पहले स्थान पर रहा है वह रहा है नॉर्वे, और सेकंड स्थान पर रहा है फ्रेंड्स आयरलैंड, और थर्ड स्थान पर रहा है फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये थी मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंग। आंसर बताइए फ्रेंड्स कमेंट करके हमें। वीडियो को पॉज करिए और आप हमें कमेंट करके आंसर बताइए। दोस्तों, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं। जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जड़त्व का नियम फ्रेंड्स आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था, अर्थात ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब जड़त्व का नियम कहते किसे हैं? तो जड़त्व का नियम फ्रेंड्स, यदि कोई भी व्यक्ति स्थिर अवस्था में अर्थात विराम अवस्था में रुका हुआ है और यदि वह स्थिर अवस्था में ही रहे और यदि वस्तु एक समान गति कर रही है, गति की अवस्था में है, तो वह समान रूप से गतिशील ही रहेगी। ठीक है, जब तक उस वस्तु पर कोई भी बाह्यरत बल ना लगे और वस्तु में भ्रमावस्था में रहने या एक समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति ही, अर्थात अपनी मूल अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति ही जड़त्व कहलाती है, अर्थात इनर्शिया कहलाती है। ओके, एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। यदि कोई गाड़ी है और वह विरामावस्था में है और अचानक से चलना शुरू कर दे, तो उसमें जो बैठे हुए व्यक्ति होते हैं वो जड़त्व के कारण ही, मतलब कि इनर्शिया के कारण ही ब्रह्मावस्था की स्थिति से को पूर्ववत रखना चाहते हैं, और किंतु गाड़ी के अचानक से गतिक अवस्था में आते ही यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। आपने महसूस भी किया होगा, अगर गाड़ी रुकी हुई है और एकदम से गाड़ी में ब्रेक लग जाए और या गाड़ी चलनी शुरू कर दे तो आप सडनली आगे और पीछे हो जाते हैं। उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ये थी जानकारी फ्रेंड्स जड़त्व के नियम के बारे में। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है। तो इसका आंसर है, ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए 22.16%, ऑप्शन बी 25.16%, ऑप्शन सी 23.16%, ऑप्शन डी 24.16%। आंसर बताइए फ्रेंड्स कमेंट करके हमें।
दोस्तों जो इसका आंसर है वो है 24.16%, अर्थात ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसके अनुसार वनों और वृक्षों के से आच्छादित जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वनों के जो क्षेत्रफल है वो है 21.67% और जो वृक्षों से आच्छादित है वह क्षेत्र है 2.89%, अर्थात टोटल जो परसेंटेज है वो है 24.56%। ये जो कुल एरिया है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनों और वृक्षों से आच्छादित है। ओके, तो ये रिपोर्ट जारी की थी द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ओके, वह जारी की गई थी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ओके, तो पढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ऑप्शन ए है फ्रेंड्स वाटर पोलो, ऑप्शन बी रग्बी, ऑप्शन सी पोलो, ऑप्शन डी बेसबॉल। आंसर बताइए फ्रेंड्स हमें कमेंट करके। राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल, ठीक है, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। अब बात कर लें वाटर पोलो की, तो वाटर पोलो फ्रेंड्स हंगरी कंट्री का राष्ट्रीय खेल है। और रग्बी फ्रेंड न्यूजीलैंड का। और पोलो की बात कर लें तो पोलो फ्रेंड्स कनाडा का। ओके, अब आप बताइए हमें कि इंडिया का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आप हमें कमेंट करके आंसर बताइए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर का नाम क्या है जो उस टाइम था? ओके, तो इसका आंसर बताइए आप हमें। इसका आंसर ऑप्शन है फ्रेंड्स अनिल कुंबले, ऑप्शन बी सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी रवि शास्त्री, ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। आंसर बताइए फ्रेंड्स कमेंट करके हमें। दोस्तों इसका आंसर है राहुल द्रविड़, अर्थात ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित जो क्रिकेटर थे वे थे राहुल द्रविड़। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, RAMB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? दोस्तों यह 2016 का क्वेश्चन है। 5 अप्रैल का ये 5 अप्रैल 2016 का ये क्वेश्चन है और यह उस टाइम न्यूज़ में था, इसलिए यह आपका करंट अफेयर है। इस टाइम फ्रेंड्स कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आने की संभावना है, तो मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, आप आंसर बताइए। ऑप्शन ए मलेरिया रोधी दवा, ऑप्शन बी रेबीज रोधी दवा, ऑप्शन सी है डेंगू रोधी दवा, ऑप्शन डी है मधुमेह रोगी दवा। आंसर बताइए फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके। दोस्तों अगर आपने रीजनिंग के क्वेश्चंस की वीडियो आपने हमारी नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर जाकर के आप हमारी रीजनिंग की वीडियोस देख सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके जल्दी बताइए और आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत भी मिल जाए जैसे ही आप बेल आइकन दबाएंगे। क्वेश्चन का आंसर है वह है रेबीज रोधी दवा। रेबीज रोधी दवा अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो दोस्तों रेबीज रोधी दवा जो है इसका जो नाम था RAMB लिखा हुआ था, सॉरी वो गलत हो गया था, RMAB अपने वर्ग की दुनिया में सबसे पहली तेजी से काम करने वाली दवा थी। ठीक है, तो इसका जो नाम जो इसे बनाया था इसका जो नाम है RMAB, इसका जो फुल फॉर्म है रेबीज ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, इस नाम की दवा को फ्रेंड्स पुणे की आधारित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में SII, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में इसे बनाया था और अमेरिका आधारित मैनीचेस्ट मेडिकल स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी के मास बायोलॉजिक्स ने इसे विकसित किया था। अब दोस्तों इसके बारे में मैं थोड़ी सी और जानकारी दे दूं। जो RMAB दवा है यह दवा फ्रेंड्स रेविशील्ड अपनी तरह की पहली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा थी जिसे लैब ए में
ठीक है, जिसे लैब ए में टेस्ट करके विकसित किया गया था। ये खुद ब खुद रेबीज हीमोग्लोबिन में मौजूद खून के जरिए फैलने वाले इन्फेक्शन के फैलने की संभावना को कम कर देता था। फ्रेंड्स, ये रेबीज के लिए दवा थी जो कुत्तों के काटने से हो जाता है। ठीक है, तो ये उस टाइम की 2016 का क्वेश्चन था और ये 2016 की न्यूज़ थी, इसलिए ये क्वेश्चन आया था। अभी आप 2020 की करंट अफेयर को ध्यान से याद कर लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, आप 2020 की करंट अफेयर को याद कर लीजिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। जो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसके नाम पर दिया जाता है, वो उनका नाम था फ्रेंड्स अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के ने किसका आविष्कार किया था, तो उसके ऑप्शन है फ्रेंड्स रेडियम, ऑप्शन बी है एक्सरे, ऑप्शन सी है बारूद, ऑप्शन डी है सोलर प्रणाली अर्थात सोलर प्रणाली। ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें बताइए। मैं वीडियो को पॉज करिए आप पहले, उसके बाद में इसका आंसर बताइए। इसका आविष्कार किया था वह था बारूद अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अल्फ्रेड नोबेल ने बारूद का आविष्कार किया था अर्थात डायनामाइट का आविष्कार किया था। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल का जन्म जो था वो बाल्टिक सागर के किनारे बसे स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, स्टॉकहोम एक वहां पर नगर था बाल्टिक सागर में। इनके जो पिता थे 1842 में सेंट पीटर्सबर्ग में अपने परिवार के सहित वहीं पर रहने लगे थे। ये रूस की सरकार के लिए खेती के औजारों के सिवाय सुरंगें और टॉर्पीडो जो होते हैं उनके निर्माण में बने लगे रहते थे। दोस्तों जो इन्होंने आविष्कार किया था बारूद का, उससे आगे चलकर उसने कार्डाइट का रूप ले लिया और इसका आविष्कार किया। इन दोनों ही पदार्थों का उद्योगों में तथा युद्ध में विस्तृत रूप से इसका उपयोग होने लगा था और तथा रूस स्थित बाकू के तैल क्षेत्रों में धन विनियोजन से इन्होंने विशाल धनराशि एकत्रित कर ली थी। मतलब इनके पास पैसों की भरमार हो चुकी थी और इनका जो अंतिम समय था फ्रेंड्स, इनका जीवन रोगों से युद्ध करते हुए बीता था। इनका अंतिम समय में इन्होंने काफ़ी बीमारियों का सामना किया था और इन्होंने विवाह नहीं किया था। इनका जीवन अकेले ही बीता था। इन्होंने मानव हित की आकांक्षा से प्रेरित होकर इन्होंने अपने धन का उपयोग जो था वो ट्रस्ट स्थापित करने में किया, जिससे प्रतिवर्ष भौतिकी, रसायन और शारीरिक क्रिया विज्ञान अर्थात बायोलॉजी और चिकित्सा और साहित्य, ठीक है, नोबेल, विश्व शांति के लिए उन सभी को पुरस्कृत किया जाता है। और इन्हीं के नाम पर फ्रेंड्स अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही इस पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार मिलने लगा। ठीक है, और इसकी जो नोबेल पुरस्कार जो सर्वप्रथम मिलना शुरू हुआ था वो हुआ 1901 में। 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार देने प्रारंभ हुए। ये थी अल्फ्रेड नोबेल के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो काफी लेंथी हो रही है, मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए है 26/1/1950, ऑप्शन बी 15/8/1947, ऑप्शन सी है 22/8/1947, ऑप्शन डी है 1/1/1950। आंसर बताइए दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ये सभी को आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जो भारत का संविधान था वह हुआ था लागू 26/1/1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में बोलते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। दोस्तों संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर 1949 को 26 संविधान दिवस लागू हुआ था। 26 और संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो 26 प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र जोन को नहीं दर्शाता है। ये जोन दे रखे हैं दोस्तों। जो आप रेलवे का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको रेलवे के जोन्स के बारे में पता होना चाहिए और उन जोनों को किस नाम से दर्शाया जाता है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो वही क्वेश्चन है ये, आप इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स SECR ECOR, ऑप्शन सी है NWR, ऑप्शन डी है EWR।
आंसर बताइए फ्रेंड्स कमेंट करके हमें, और वीडियो को पॉज करिए और आंसर बताइए। वो है EWR, अर्थात ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय रेलवे का जो क्षेत्र है जिसे जोन से नाम से दर्शाया जाता है, तो EWR को किसी भी नाम से दर्शाया नहीं जाता है। तो SECR को क्या कहते हैं दोस्तों? SECR को कहते हैं फ्रेंड्स साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है, S का मतलब साउथ, E का मतलब ईस्ट, और C का मतलब सेंट्रल, और R का मतलब रेलवे। अब ECOR को क्या कहते हैं दोस्तों? ECOR को दोस्तों बोलते हैं हम, ECOR को दोस्तों बोलते हैं, E को ईस्ट, CO को कोस्ट, और R को रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे। और NWR को दोस्तों बोलते हैं नॉर्थ, W को वेस्ट, और R को रेलवे, नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे। NWR को नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे। तो यही तीनों जोन हैं जिन्हें हम इसमें दर्शाते हैं, और EWR को कुछ नहीं बोला जाता है। तो ये आंसर इसका, ऑप्शन इसका गलत है, और हमारा आंसर करेक्ट है डी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, और ऑप्शन सी है सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, और ऑप्शन डी है एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई। आंसर बताइए दोस्तों इसका क्या होगा, कमेंट करके हमें। भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में एलिफिंस्टन कॉलेज, ऑप्शन डी एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किया गया था। ये था इसका आंसर, ऑप्शन डी। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तरल अवस्था में गैस की अवस्था, तरल अवस्था में गैस की अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? अगर कोई अवस्था तरल अवस्था में है और वह गैस की अवस्था में होने लगती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण, ऑप्शन डी है संघनन। आंसर बताइए दोस्तों इसका क्या होगा? दोस्तों जो इसका आंसर है वो है वाष्पीकरण, अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों वाष्पीकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी तत्व या यौगिक को गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जो रसायन विज्ञान में द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया ही वाष्पीकरण कहलाती है। धरती पर फ्रेंड्स किसी भी धरती पर जो मौजूद किसी भी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था में से गैस अवस्था में परिवर्तन ही वाष्पीकरण कहलाता है। तो ये थी वाष्पीकरण के बारे में नॉलेज। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप करंट अफेयर रिवाइज करते रहिएगा और जीके के क्वेश्चंस भी आप रिवाइज कर लीजिए। लूसेंट की बुक से भी कर सकते हैं आप, मैं आपको केवल रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स मंगल ग्रह, ऑप्शन बी है बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन सी है अरुण ग्रह, ऑप्शन डी है शनि ग्रह। आंसर बताइए दोस्तों इसका क्या होगा? पृथ्वी के आकार की तुलना में बताना है दोस्तों कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों ये सोचने की बात ही नहीं है, पृथ्वी के आकार की तुलना में दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, अब बढ़ते हमारे अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो आंसर बताइए दोस्तों इसका क्या है? ये 2016 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अगर करंट अफेयर फ्रेंड्स चेंज हो गई है तो मैं आपको वो बताते रहूँगा, लेकिन ये आंसर आपको उसी के अकॉर्डिंग बताना है कि 2015 में। और आप अगर अभी भी बता सकते हैं कि 2020 के अकॉर्डिंग, करंट अफेयर के अकॉर्डिंग पद्म विभूषण में इनमें से पद्म विभूषण किसे नहीं दिया गया है तो आप बता सकते हैं। फिलहाल मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा अभी। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन बी है एडमंड हिलेरी, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है फ्रेंड्स सुनील गावस्कर। आंसर बताइए दोस्तों कमेंट करके हमें। दोस्तों जो इसका आंसर है वो है सुनील गावस्कर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सुनील गावस्कर को अभी तक पद्म विभूषण से पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, परंतु दोस्तों इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। सुनील गावस्कर को
1980 में भारत सरकार के द्वारा खेल जगत के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सुनील गावस्कर को दोस्तों 1975 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त भी इन्हें कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं और 1980 में इन्हें विस्डेन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। आंसर बताइए दोस्तों इसका क्या होगा, कमेंट करके हमें। ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो वो इसका आंसर है ऑप्शन डी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नाइट्रोजन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में जो बेहोशी की दवा होती है उसे क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो और जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है N2O5। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वह होता है दोस्तों N2O5। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था बट इसमें केमिकल फार्मूले का ही कमाल था। अब बढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट के रूप में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स प्रोसेसर, ऑप्शन बी है इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी है कंपाइलर, ऑप्शन डी है एडिटर। आंसर बताइए दोस्तों इसका क्या होगा। दोस्तों जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है उसके सोर्स कोड को जो ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज कर देता है उसे कंपाइलर कहा जाता है। कंपाइलर वह युक्ति होती है जो एक सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट के रूप में, मतलब एक सब्जेक्ट जो हमें दिखाई देने लगे उसके रूप में परिवर्तित कर देती है, उसे कंपाइलर कहा जाता है। कंपाइलर दिखने में कैसा होता है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MS वर्ड में कौन सी कुंजी के संयोजन से का जो प्रयोग करते हैं, कौन सी कुंजी के प्रयोग से एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? MS वर्ड के मतलब कि कोई भी कार्य अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं और आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस चीज़ को पहले जैसा करने के लिए कौन सी शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? कुंजी संयोजन का मतलब यहाँ पर शॉर्ट की से है दोस्तों। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स कंट्रोल V, ऑप्शन बी है कंट्रोल Z, ऑप्शन सी है कंट्रोल Y, ऑप्शन डी है कंट्रोल X। अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा कि MS वर्ड में किसी भी चीज़ को प्रीवियस मतलब पहले की तरह करने के लिए उसमें कंट्रोल Z का प्रयोग किया जाता है। तो अर्थात इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कंट्रोल Z से दोस्तों पहले जैसी चीज़, मतलब जैसी चीज़ पहले थी, अगर आपने बी लिखा था और अब आपने वी लिख दिया है, बी लिखा था और अब आपने ए लिख दिया है और आप उसे केवल बी ही करना चाहते हैं तो कंट्रोल Z कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ आपसे गड़बड़ हो गई है और उस चीज़ को आप सुधारना चाहते हैं तो उस चीज़ को आप एडिट करने की जगह आप कंट्रोल Z दबाइए, वो चीज़ पहले के जैसे हो जाएगी, वो भी MS वर्ड में। ठीक है, अब इसमें कंट्रोल V का क्या काम होता है? कंट्रोल V से फ्रेंड्स हम पेस्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपने कॉपी करी है कंट्रोल C से हम कॉपी करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस C से हम कॉपी करते हैं किसी भी चीज़ को, मतलब आप सेलेक्ट करिए कंट्रोल A से। ठीक है, उससे कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट कर जाता है, कंट्रोल C से कॉपी करते हैं, कंट्रोल V से दोस्तों पेस्ट करते हैं और कंट्रोल X से फ्रेंड्स क्या करते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताइए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन है फ्रेंड्स ए है IOCL, ऑप्शन बी है HPCL, ऑप्शन सी है BPCL, ऑप्शन डी है ONGC। आंसर बताइए दोस्तों इसका क्या होगा। पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? तो पानीपत रिफाइनरी दोस्तों IOCL के अंतर्गत आती है, अर्थात ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो पानीपत रिफाइनरी के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो पानीपत रिफाइनरी है वह एक तेल रिफाइनरी है। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी है और जो यह भारत के हरियाणा के पानीपत में स्थित है। और दोस्तों यह 1998 में स्थापित किया गया था। और पानीपत रिफाइनरी फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया IOCL से संबंधित सातवीं रिफाइनरी है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े एकीकृत पेट्रोकेमिकल संयंत्रों में से एक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रक्रिया के द्वारा
आहार नली में भोजन जाता है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, आहार नली में भोजन जाता है। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स ए है अंतःग्रहण, ऑप्शन बी है पाचन, ऑप्शन सी है आत्मसात्करण, ऑप्शन डी है निष्कासन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप हमें कमेंट करके। के अंतर्गत आहार नली में भोजन जाता है वह प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। तो और जो इसे कहते हैं हम इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, इंजेक्शन, ओके, इंजेक्शन प्रक्रिया। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह भोजन जिस प्रक्रिया के अंतर्गत हमारी आहार नली में पहुंचता है वह प्रक्रिया इंजेक्शन कहलाती है। ठीक है, पाचन तब होता है जब हम भोजन को ग्रहण कर लेते हैं और डाइजेशन सिस्टम जिसे बोला जाता है वह प्रक्रिया पाचन कहलाती है। और निष्कासन जब भोजन आपका पचने के पश्चात जब आप प्रातः काल जाते हैं उस प्रक्रिया को निष्कासन बोलते हैं। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, एक युद्ध जो हुआ था वो 1971 में हुआ था, और 1971 से पूर्व भारत पाकिस्तान का युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों, ये आप हमें बताइए। दोस्तों 1971 से पूर्व भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ था, अर्थात ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 से पूर्व। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स 25 दिसंबर, ऑप्शन बी है 17 जनवरी, ऑप्शन सी है 25 जनवरी, ऑप्शन डी है 30 जनवरी। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों हमें। दोस्तों जो इसका आंसर है कुष्ठ रोधी दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष कुष्ठ रोधी दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी इंपॉर्टेंट डेज जरूर याद करिएगा, एक ना एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज से जरूर आएगा, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आपने इंपॉर्टेंट डेज याद कर रखे हैं तो। हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपको इसमें ट्रू कथन बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों, एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदुओं में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। ऑप्शन बी है, एक ग्रह की कक्षा केंद्र में सूर्य के साथ गोलाकार है। ऑप्शन सी है, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से किसी अन्य ग्रह के साथ अंडाकार है। ऑप्शन डी है, एक ग्रह की कक्षा केंद्र में किसी अन्य ग्रह के साथ गोलाकार है। तो आंसर बताइए दोस्तों इसका क्या होगा। दोस्तों जो इसका आंसर है ग्रहों की गति के बारे में है, तो इसका आंसर है एक ग्रह की कक्षा, जो एक ग्रह है ये, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदुओं में से सूर्य के साथ अंडाकार है। ठीक है, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदुओं में से सूर्य के साथ अंडाकार है, अर्थात ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता? जैसे हमारे यहाँ छोटे से सिक्के जो होते थे 25 पैसा जैसे बोला जाता है, 1 रुपये से कम की कीमत के रुपयों को हम पैसे में गिनती करते थे, उसी तरीके से सबसे छोटा सिक्का जो होता है उस पर पैसा नहीं कहा जाता है। वह कौन सी कंट्री है? तो ऑप्शन ए है फ्रेंड्स भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है श्रीलंका। ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया कि भारत में तो नहीं बोला जाता है, तो पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा है, तो वहाँ पर भी ये नहीं बोला जाता है। नेपाल और श्रीलंका बचा, तो आंसर बताइए दोस्तों इसका। दोस्तों जो इसका आंसर है वो है श्रीलंका। श्रीलंका एक ऐसा देश है जहां सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ये जीते थे फ्रेंड्स। ठीक है, अब आंसर बताइए हमें। ऑप्शन ए है 166, ऑप्शन बी 174, ऑप्शन सी है 188, ऑप्शन डी है 198। आंसर बताइए दोस्तों इसका क्या होगा। दोस्तों जो 12वां एशियाई दक्षिणी एशियाई ओलंपिक गेम्स हुए थे, दक्षिण एशियाई खेल हुए थे, उनमें कितने स्वर्ण पदक जीते थे भारत ने? वह जीते थे 188। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक कितने जीते थे दोस्तों? 188। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु विखंडन, सॉरी स्लाइड चेंज हो गई, दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, परमाणु विखंडन डैश
एक प्रक्रिया है। परमाणु विखंडन किसकी एक प्रक्रिया है? तो यह सभी आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में ही। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स परमाणु रूपांतरण, ऑप्शन बी है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड, ऑप्शन सी है एक नए नाभिक के गठन के लिए दो या दो से अधिक नागरिकों की टक्कर, ऑप्शन डी है अणुओं के उपखंड। तो आंसर बताइए दोस्तों इसका क्या होगा। दोस्तों जो इसका आंसर है परमाणु विखंडन की प्रक्रिया क्या है, तो एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड को परमाणु विखंडन की एक प्रक्रिया कहा जाता है। यह आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। मोस्टली क्वेश्चंस आपके 10th क्लास लेवल से ही आएंगे, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अब बढ़ते हमारे अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब 2020 में होने वाली थी जनगणना, परंतु कोरोना वायरस के चक्कर में स्थगित हो चुकी है। तो 2011 का क्वेश्चन ही है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। आंसर बताइए दोस्तों इसका क्या होगा। अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, बताइए। दोस्तों सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सोचने वाली बात ही नहीं है कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश उत्तर प्रदेश ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी अधिक है। वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी अधिक है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो आबादी थी वह थी 19.98 करोड़। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार है ये, और 2001 में जो जनगणना हुई थी ये 2011 के अनुसार थी 19.98 करोड़, और 2001 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ 2001 के अकॉर्डिंग थी 16.62 करोड़। ठीक है, तो आप सोच ही सकते हैं अब 2021 की जो जनगणना थी उसके अनुसार हमारी पॉपुलेशन कितनी होती। ठीक है, ये थे हमारे आज की क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई है? यह 2000, ध्यान से सुनिए, यह 2016 का क्वेश्चन है। अब 2020 चल रहा है, तो यह सीरीज जो है अपडेट भी हो चुकी है। अपडेट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जो 2016 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 18। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों जो इसका आंसर था वह था 32। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन सी यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की जो कुल संख्या थी वह थी 32, परंतु 2020 के अनुसार जो विश्व धरोहर स्थलों की संख्या भारत में कितनी हो गई है वह बता देता हूं मैं आपको। धरोहर स्थलों की कुल संख्या है वह अब जो चेंज हो गई है, पहले 32 थी अब 38 हो चुकी है। ठीक है, भारत में जो धरोहर स्थलें हैं वह 1983 में चिन्हित की गई थी, और सबसे पहले 2 साइटों को इसमें चिन्हित किया गया था, जो थी अजंता की गुफा और आगरा का किला। ठीक है, इस वर्ष भारत में 38 साइट को अंकित किया गया है। नवीनतम जो साइट है वह अधिकतम राजस्थान के जयपुर से है। भारत में इसके अकॉर्डिंग 38 यूनेस्को की धरोहर स्थलें हो चुकी हैं, विश्व धरोहर स्थल, जिसमें 30 तो सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक हैं, और एक साइट जो है फ्रेंड्स वो मिश्रित है, मतलब कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही का समायोजन है उसमें। दोस्तों आपको अगर विश्व धरोहर स्थलों की PDF चाहिए तो वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके फटाफट से बताइए। आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों हमारे चैनल पर सभी प्रकार की वीडियोस उपलब्ध हैं। आप जाकर के हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी या मानचित्र, या फिर आप अगर करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो आपको करंट अफेयर की भी वीडियो आपको तुरंत की तुरंत मिल जाएंगी। और आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को से ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डेली अपडेट्स के लिए, न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं।
और आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें इस पते पर educationhubsmart@gmail.com पर भेज सकते हैं। दोस्तों ये थे हमारे आज का डिस्कशन। वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। तब आप आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।